तो मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव का बिगुल आखिरकार फूंक दिया गया है, इसलिए कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बुधवार को प्रदेश भर में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई, जहां पंच, सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्षों के साथ ही महापौर के लिए भी आरक्षण की प्रक्रिया की गई है। मध्य प्रदेश के नगर निगमों में महापौर पद के लिए किए गए आरक्षण के जो नतीजे सामने आ गए हैं, उसके तहत रीवा, जबलपुर, इंदौर और सिंगरौली में सामान्य वर्ग के लिए ये पद आरक्षित हुआ है, जबकि सागर, कटनी, देवास, ग्वालियर नगर निगमों में महापौर का पद सामान्य महिला के खाते में गया है। आरक्षण प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस ने जिला प्रशासन पर पक्षपात करने और नियमों को दरकिनार करने का आरोप लगाया। चर्चा होगी, बात करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये प्रक्रिया पूरी दोषपूर्ण है और ओबीसी के साथ धोखा किया गया, ओबीसी साथ न्याय नहीं किया गया। राजधानी भोपाल, सतना, खंडवा और रतलाम नगर निगम के खाते में ओबीसी और उज्जैन, छिंदवाड़ा और मुरैना नगर निगम में महापौर का पद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित हुआ है। इन नगरीय निकायों में सामान्य वर्ग को आरक्षण मिलने के बाद राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। विभिन्न पार्टियां अब अपने हिसाब से अपने अपने कैंडिडेट का चयन करने में जुट गई हैं। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल की बात करें तो रविंद्र भवन के ऑडिटोरियम के नगर निगम के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया यहां पर की गई। कुल 85 वार्ड हैं भोपाल में, नए सिरे से रिजर्वेशन किया गया। इनमें से आधे वार्ड यानी 42 महिलाओं के लिए रिजर्व हुए। ओबीसी के लिए कुल 23 वार्ड रिजर्व हुए, जिनमें 12 पर सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। अनारक्षित 48 वार्ड में से 23 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। SC ST कैटेगरी के लिए भी वार्डों का आरक्षण किया गया और करीब 2 घंटे तक आरक्षण की ये पूरी प्रक्रिया चली। भोपाल नगर निगम के लिए आज सभी वार्डों का आरक्षण हो गया। आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति भी उठाई और कहा कि ओबीसी को कम आरक्षण मिला है। चर्चा होगी, बात करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये प्रक्रिया पूरी दोषपूर्ण है और ओबीसी के साथ धोखा किया गया, ओबीसी साथ न्याय नहीं किया गया। भोपाल नगर निगम के वार्डवार जानिए आरक्षण की जानकारी। वार्ड 1 अनारक्षित, वार्ड नंबर 2 अनारक्षित महिला, वार्ड 3 अनारक्षित महिला, वार्ड 4 अनारक्षित, वार्ड 5 ओबीसी, वार्ड 6 ओबीसी महिला, वार्ड 7 अनारक्षित महिला, वार्ड 8 ओबीसी महिला, वार्ड 9 ओबीसी महिला, वार्ड 10 SC महिला, वार्ड 11 SC महिला, वार्ड 12 अनारक्षित, वार्ड 13 ओबीसी, वार्ड 14 अनारक्षित महिला, वार्ड 15 अनारक्षित, वार्ड 16 ओबीसी, वार्ड 17 अनारक्षित महिला, वार्ड 18 ओबीसी, वार्ड 19 अनारक्षित, वार्ड 20 अनारक्षित महिला, वार्ड 21 ओबीसी महिला, वार्ड 22 अनारक्षित, वार्ड 23 अनारक्षित महिला, वार्ड 24 अनारक्षित, वार्ड 25 ओबीसी, वार्ड 26 ST महिला, वार्ड 27 अनारक्षित, वार्ड 28 SC, वार्ड 19 ओबीसी, वार्ड 30 अनारक्षित, वार्ड 31 ओबीसी महिला, वार्ड 32 अनारक्षित महिला, वार्ड 33 अनारक्षित, वार्ड 34 अनारक्षित, वार्ड 35 ओबीसी महिला, वार्ड 36 ओबीसी, वार्ड 37 ओबीसी महिला, वार्ड 38 अनारक्षित महिला, वार्ड 39 अनारक्षित, वार्ड 40 अनारक्षित, वार्ड 41 अनारक्षित, वार्ड 42 अनारक्षित, वार्ड 43 अनारक्षित महिला, वार्ड 44 अनारक्षित, वार्ड 45 अनारक्षित महिला, वार्ड 46 अनारक्षित, वार्ड 47 SC महिला, वार्ड 48 49 SC, वार्ड 50 SC महिला, वार्ड 51, वार्ड 52 अनारक्षित महिला, वार्ड 53 SC, वार्ड 54 अनारक्षित, वार्ड 55 ओबीसी महिला, वार्ड 56 अनारक्षित, वार्ड 57-58 ओबीसी, वार्ड 59 SC महिला, वार्ड 60 ST, वार्ड 61-62 अनारक्षित, वार्ड 63 SC, वार्ड 64-65 अनारक्षित महिला, वार्ड 66 अनारक्षित, वार्ड 67-68 ओबीसी महिला, वार्ड 69-70 अनारक्षित, वार्ड 71 अनारक्षित महिला, वार्ड 72-73 ओबीसी, वार्ड 74 अनारक्षित, वार्ड 75 ओबीसी महिला, वार्ड 76 SC, वार्ड 77-78 अनारक्षित, वार्ड 79-80 अनारक्षित महिला, वार्ड 81 SC महिला,
वार्ड 82 अनारक्षित महिला, वार्ड 83 अनारक्षित, वार्ड 84 अनारक्षित महिला और वार्ड 85 ओबीसी महिला। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल था। भोपाल के चर्चित पार्षदों में से एक अमित शर्मा निराश नजर आ रहे थे, तो वहीं गुड्डू चौहान और मोनू सक्सेना खुश नजर आए। INH 24/7 के लिए भोपाल से अनुराग मालवीय की रिपोर्ट। तो पंचायत और निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया आज पूरे प्रदेश भर में शुरू की गई है और इस वक्त हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं। सीधा उनके पास चलते हैं और आरक्षण की इस पूरे प्रोसेस को जानने समझने की कोशिश करते हैं कि जो तस्वीर अब बनकर आ रही है, कितने समीकरण बन रहे हैं, कितने बिगड़ रहे हैं, कितने के चेहरों मायूस हुए हैं और किसी के चेहरों पर खुशी हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी अनुराग मालवीय जुड़ रहे हैं। साथ ही ग्वालियर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद खान हैं, जबलपुर से संजय साहू हैं, रीवा से दिनेश दहिया हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और फोन लाइन पर इंदौर से हमारे सहयोगी महेश मिश्रा हैं। सबसे पहले ग्वालियर का रुख करते हैं, चूंकि भोपाल की रिपोर्ट हमने पूरी देखी। जानना चाहेंगे जावेद जी आपसे कि ग्वालियर की स्थिति क्या है, क्या तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं? चूंकि आरक्षण की प्रोसेस जो हुआ है, क्या कुछ नया बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और दोनों ही पार्टियों का रिएक्शन क्या? जी बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में कुल 66 वार्ड हैं और इस 66 वार्डों का नगर निगम का जो नगरीय निकाय के चुनाव का आरक्षण की प्रक्रिया आज पूरी की गई है, क्योंकि जो ग्वालियर के बड़े बड़े जो अधिकारी थे, जिसमें संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर, वो अभी बेल्जियम की यात्रा से लौटे हैं और आज ही उनकी बैठक की गई, जिसमें आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें कलेक्ट्रेट में बैठक हुई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग मौजूद थे। खास बात है कि इसमें महिलाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। जो 66 वार्ड हैं उसमें 33 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं और उसमें भी कैटेगरी है, जैसे कि 66 वार्ड हैं उसमें से 34 अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड वार्ड रखे गए हैं, जिसमें कि 17 महिलाओं के लिए रखे गए हैं 34 में से भी, और जैसे 11 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए हैं, जिनमें से 6 वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए रखे गए हैं। इसी तरह 1 वार्ड अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए रखा गया है और जो 20 वार्ड हैं अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी के लिए रखे गए थे, उसमें भी 10 वार्ड केवल महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस तरह से महिलाओं का परसेंटेज ज़्यादा रखा गया है और 20 में से 10 ओबीसी की महिलाओं को रखा गया है और 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इससे महिलाओं को विशेष प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन इसमें आज जो यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष हैं मध्य प्रदेश के, डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने इस पूरी आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि इसमें मनमानी बरती गई है, अपने हिसाब से लोगों को चिन्हित किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें असंतोष जो विपक्ष की पार्टी है उसकी तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन जो अभी आरक्षण की प्रक्रिया हुई है उसके पूर्ण होने के बाद जो प्रत्याशी अपने अपने वार्ड की उम्मीद जता रहे थे, कहीं खुशी का माहौल है, कहीं गम का माहौल है, क्योंकि अगर कोई पुरुष सामान्य महिला थी तो अब उसकी जगह महिला सामान्य कर दी गई है। इस तरह से महापौर का जो पद जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने वाला था उसको प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, ऐसा जो नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा सामान्य वर्ग की महिला ग्वालियर की महापौर बनेगी। इस बात के लिए जो पहले से लोग अपने दावेदारी कर रहे थे उसमें बीजेपी कांग्रेस की महिलाएं शामिल हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनमें निराशा है, क्योंकि वो उस वर्ग से कैटेगरी से नहीं आती जिसकी वजह से वो दावा कर रही थी। और वो और बाकी जगहों का भी हाल देख लेते हैं, फिर उसका डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनुराग मालवीय भी जुड़ गए हैं। पहले अनुराग, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी बिल्कुल जी। भोपाल की पूरी हमने वार्डवार रिपोर्ट देखी कि किस तरह से कितने अनारक्षित हैं, कितने आरक्षित हैं, महिलाओं के हिस्से में क्या कुछ खास आया। आपने अपनी रिपोर्ट में जिस तरह से बताया कि कुछ चेहरे मायूस नजर आए और कुछ चेहरे खुश नजर आए, बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने रिएक्शंस भी थे। क्या समीकरण देख रहे हैं चुनाव में, चूंकि आरक्षण की इस प्रक्रिया के बाद जो बनते बिगड़ते नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम बात करें इस पूरे समीकरण के लिहाज से, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि अगर हम सभी नगर निकायों की बात करें, महापौर पदों की बात करें, तो बहुत अनुकूल अगर समीकरणों की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यही है कि भोपाल के बारे में संदर्भ में बात करते हैं, राजधानी भोपाल के 85 वार्डों की अगर बात करते हैं, नए सिरे से रिजर्वेशन हुआ। हालांकि बड़ा अंतर है, बड़ी जो इस बार का जो रिजर्वेशन का जो नियम था वो इतना टेक्निकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि जबलपुर में हम देखें तो ओबीसी वर्ग के लिए पद कम हो गए, लेकिन भोपाल में ओबीसी वर्ग के लिए वार्डों की जो पार्षदों के लिए है वो संख्या बढ़ गई है।
तो ये कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण था कि बड़ा विरोध इसको लेके कहीं ना कहीं दिखा। अगर बात करते हैं तो राजधानी भोपाल में 2 पद जो है ओबीसी वर्ग के लिए बढ़ गए। तो अब ऐसे में 85 में से जो अगर बात करें तो 23 जो वार्ड है वो इस बार ओबीसी के लिए रिजर्व हो गए हैं। जो ओबीसी रिजर्वेशन ही सबसे बड़ी, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इम्पैक्टिवली अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग नगरीय निकायों में ये बड़ा अलग मैसेज देने की कोशिश होगी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए। लेकिन यहाँ थोड़ा कंफर्टेबल राजधानी भोपाल के लिए अगर हम देखते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी के लिए महापौर पद हो गया है, 2 पद ओबीसी के यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो निश्चित रूप से और कैपिटल से यानी कि राजधानी से अगर कोई मैसेज जाता है तो पूरे प्रदेश में जाता है। तो बीजेपी के लिए अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो अकॉर्डिंगली ये रिजर्वेशन जो राजधानी भोपाल में हुआ है थोड़ा ज्यादा फेवरेबल यहाँ पर दिखता है। और निश्चित रूप से अगर हम बात करते हैं बाई ऑर्डर, अगर 85 वार्डों की अगर हम बात करते हैं तो 85 वार्डों में भी हमने बड़ी विचित्र स्थिति देखी। इसे एक अजीब सा संयोग कहा जा सकता है कि बहुत सारे वार्ड ऐसे थे जहां पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पुराने पार्षद मजबूत थे, वहां पर रिजर्वेशन में थोड़ा परिवर्तन कम हुआ है। अपितु कांग्रेस के जो वार्ड थे जहां पे वो जो ज्यादा मजबूत थे, जहां ज्यादा इफेक्ट आया है, जैसे अमित शर्मा की बात कर लें तो वहां पे कांग्रेस के लिए रिजर्वेशन के कारण कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ी है, क्योंकि वो अपने बड़े चेहरे के साथ दांव नहीं खेल सकते। तो बड़ा परिवर्तन है। लेकिन ओवरऑल अगर हम रिजर्वेशन को देखें राजधानी भोपाल के लिहाज से तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फेवरेबल यहाँ पर नजर आ रहा है। और महापौर पद के लिए अगर बात करें अनुराग, महापौर पद के लिए हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि प्रत्यक्ष प्रणाली रहने वाली है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली रहने वाली है, चूंकि इसको लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति है। लेकिन वर्तमान में जो आरक्षण की जो प्रक्रिया जो हुई है संपन्न, उसके आधार पर अगर देखें तो अब क्या कुछ तस्वीर सामने आ सकती है महापौर को लेकर? कुछ दावेदारों के संदर्भ में बात करें अगर दोनों ही तरफ से, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए बिल्कुल, अगर ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले थोड़ी सी चूंकि ओबीसी चेहरे की बात है तो यहाँ पर बहुत मुश्किलें राजधानी भोपाल में है नहीं महापौर पद के लिए, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट रूप से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ओबीसी फेसेस, खासतौर पर अगर महिला चेहरों की भी बात करते हैं तो वो और ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर कृष्णा गौर चूंकि विधायक है, पूर्व महापौर रह चुकी है, राजो मालवी जो पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, बड़े नाम है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी फहरिस्त राजधानी भोपाल के लिए महापौर पद के लिए ओबीसी के। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के पास में हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा चेहरे यहाँ पर नहीं है। खासतौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस इर्द गिर्द कुछ चेहरों के पीछे घूमती है और विभा पटेल उनकी आखिरी चॉइस यहाँ पर नजर आती है। तो कम चॉइसेस यहाँ पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ हम इस पूरे सिनेरियो में जो देखते हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजिकली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के लिहाज से अगर आप देखेंगे इस पूरे रिजर्वेशन के बाद में तो हम देख सकते हैं कि अभी तक के बार बार बयान आते थे कि अध्यादेश नहीं लाया गया है, अभी तय नहीं किया गया है, अभी हम अपने बड़े नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं था। बहुत स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ये देखने की कोशिश कर रही थी कि आरक्षण में कौन सा कहां पर महापौर पद के लिए किस वर्ग का उम्मीदवार जाता है। अगर उनको ये लगता है कि अब प्रत्यक्ष चुनाव से जो बड़े नाम है, बड़े नामों के अनुकूल ये रिजर्वेशन हो गया है कि भोपाल में वो कृष्णा गौर को ला सकते हैं, जबलपुर में सामान्य वर्ग से ला सकते हैं या पूर्व महापौर को ला सकते हैं, लगभग सागर की ये स्थिति अगर हम बात करते हैं, ग्वालियर का जैसा जावेद जी बता रहे थे, ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि वो इंतजार जो था भारतीय जनता पार्टी को दरअसल इस बात का था कि आरक्षण में महापौर के या बड़े नगर पालिका अध्यक्षों के पद किस वर्ग के पास जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसके बाद कम से कम ये एक संकेत मान सकते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं अनुराग, कि अध्यादेश अभी तो नहीं आया है लेकिन मान सकते हैं कि अध्यादेश जल्दी ही आ भी सकता है इसके संदर्भ में और प्रत्यक्ष प्रणाली से ही सारी व्यवस्थाएं कराने के बारे में सब विचार हो सकता है। बहरहाल इंतजार करना होगा। हम जबलपुर को रुख करते हैं। जबलपुर से हमारे सहयोगी बने हुए हैं संजय साहू। संजय, जानना चाहेंगे आपसे, जबलपुर में भी प्रक्रिया हुई है, इसको किस तरह से देखें, क्या कुछ खास वहां पर रहने वाला है? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर तो जबलपुर को वैसे भी संस्कारधानी का नाम घोषित किया गया है और संस्कारधानी मानी जाती है। यहाँ की जो प्रक्रिया आज अपनाई गई है वो 79 वार्ड से यहाँ पर, जिसमें 44 जो है वो सामान्य के लिए आरक्षित किए गए, वहीं 35 वार्ड में आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें अगर ओबीसी वर्ग की हम बात करें तो पिछले बार के मुकाबले इस बार एक सीट बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही। एक वार्ड जो है उसको सामान्य वर्ग से लिया गया है और रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड जो है 51 नंबर वार्ड है उसको ओबीसी घोषित
किया गया है। तो ये तमाम जिस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी ओबीसी को लेकर और जो दावे किए जा रहे थे वो दावे यहाँ पर फेल होते नजर, हालांकि 25 सीटों का अनुमान यहाँ पर किया जा रहा था कि 25 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन 20 सीटें ही यहाँ पर ओबीसी को मिल पाई। चूंकि आबादी के अनुपात की अगर हम बात करें तो 26.5% जो है वो जबलपुर में ओबीसी आबादी है। इस लिहाज से ये कहा जा रहा था कि ये 25 सीटें लगभग मिल सकती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक सीट ही यहाँ पर बढ़ पाई। तो जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे उसके अनुसार यहाँ पर जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो आरक्षण प्रक्रिया है उसको निपटाया गया है। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एससी की जो सीटें हैं उसमें 44, 52, 78, 62, 63 ये एससी के लिए आरक्षित की गई। इसी प्रकार जो एसटी की जो सीटें हैं उसमें 11 सीटें अनारक्षित की गई हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर ओवरऑल जो स्थितियां पहले थी वही स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन सिर्फ एक सीट जो है वो ओबीसी के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के भी आज वार्डों के आरक्षण हुए हैं, जिसमें ओबीसी के लिए किसी भी अध्यक्ष पद की अगर हम बात करें 7 जनपद पंचायत जिले में आते हैं, 7 में से किसी को भी ओबीसी का पद नहीं मिल पाया है, चूंकि आरक्षण प्रक्रिया में वो फिट नहीं बैठ रहे थे। जिस प्रकार की बात जो निर्वाचन अधिकारी हैं मनोज सिंह, उन्होंने बताया कि 7 सीटें हैं और 7 में से 50% ही हमको लेना है, 50% में आरक्षण करना है। तो ये 50% के आरक्षण के बीच में ओबीसी नहीं आ रहा है। मात्र एक पद सामान्य के लिए घोषित किया गया है, जबकि 2 अनारक्षित महिला है, एक एसटी महिला है, एक एसटी महिला है और एक एससी महिला है। तो ये तमाम मतलब 5 जगह जो है 6 जगह जो है वो महिलाएं रहेंगी। तो ये तमाम प्रकार की चीजें यहाँ पर निकल के देखने को आई। हालांकि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चालू हो गया है। मुख्य विपक्षी दल जिसको कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि यहाँ पर भेदभाव किया गया है। चूंकि अगर जिला पंचायत की बात करें तो 17 वार्ड थे, उसमें आरक्षण होना था जिसमें 2 सीटें ओबीसी को मिलना थी, लेकिन एक ही सीट वहां पर ओबीसी को वर्तमान में जबलपुर के नगर निगम की बात करें संजय, वर्तमान में क्या परिस्थितियां वहां पर थी महापौर के संदर्भ में और पार्षदों की संख्या के लिहाज से? अब चूंकि ज्यादा परिवर्तन तो नहीं हुआ है इस आरक्षण की प्रक्रिया में, लेकिन क्या कुछ बदलाव हो सकता है? क्या संभावना नजर आती है आने वाले समय में? जी बिल्कुल, अगर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में बीजेपी का पूरी तरह से बीजेपी काबिज थी। यहाँ पर मात्र 35 जो 79 वार्ड थे, 79 वार्ड में से जो 32 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, बाकी सीटों पर बीजेपी यहाँ पर काबिज थी और बीजेपी ने लगातार शासन भी किया। अगर हम रेगुलर की बात करें तो कल्याणी पांडे यहाँ पर सबसे पहले महापौर चुनी गई थी, उसके बाद फिर एक बार बीच में जो है वो विश्वनाथ दुबे यहाँ पर महापौर चुने गए थे, जो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ था और बीच में ही उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। उसके बाद से जो लगातार भाजपा जीतती चली आ रही, तो भाजपा का गढ़ भी ये जबलपुर माने जाने लगा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जबलपुर में अभी वर्तमान में जिस प्रकार के कार्य हुए हैं, जिस प्रकार के कार्य गति में है, तो उसको लेके भी यहाँ पर ऊहापोह की स्थिति में। हालांकि ये सारी चीजें जब अधिसूचना जारी होगी चुनाव आयोग की, उसके बाद दावेदार कौन आते हैं कौन नहीं आते, तो सबसे बड़ी बात यह कि अध्यादेश कब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे अप्रत्यक्ष प्रणाली उसका इंतजार रहेगा। जैसे कि अभी हम अनुराग से भी चर्चा कर रहे थे, अनुराग जी का भी यही कहना है कि अभी चूंकि सरकार कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में जाहिर तौर पर रही होगी, आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हम दिनेश दहिया का रुख करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ में रीवा से जुड़ रहे हैं सीधे। दिनेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो जी दिनेश, आवाज पहुंच रही है मेरी आपकी? जी पहुंच रही है सर। जी दिनेश, क्या बताइए, क्या स्थितियां हैं वहां पर? आरक्षण पूरा हो गया है प्रोसेस, क्या कुछ स्थितियां निकल के सामने आई, क्या बदलाव हुआ, किस तरह की परिस्थितियां हैं रीवा में? जी रीवा की बात करें तो आज नगरीय निकाय का आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। रीवा की बात करें तो 45 वार्ड रीवा में है, जिसमें 17 वार्डों का आरक्षित किया गया है, बाकी वार्डों में अनारक्षित किया गया है। वहीं महापौर की बात करें तो रीवा में महापौर की बात करें तो सामान्य वर्ग पुरुष कर दिया गया है। वहीं रीवा की बात करें जैसे ही उसकी घोषणा हुई आरक्षण की, तो जमीनी स्तर से कांग्रेस और बीजेपी अपने प्रचार शुरू कर दिए हैं। रीवा की बात करें तो 8 विधानसभाएं, 8 विधानसभाओं में पूरा बीजेपी का कब्जा है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के भी कब्जा है। अब 25 सालों से लगातार यहाँ बीजेपी का ही महापौरी का में कब्जा है। जी दिनेश, आप बने रहिए। अब ग्वालियर का रुख करेंगे एक बार।
जावेद जी, जानना चाहेंगे आपसे कि चूंकि ग्वालियर में आपने जिक्र किया था कि किस तरह से क्या कुछ आरक्षण की प्रोसेस हुआ है, वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में भी जानना चाहेंगे कि क्या आंकड़े हैं वहां पर, अगर राजनीतिक तौर पर भी देखें कि पार्टियों के हिसाब से, वार्डों के हिसाब से, और दूसरा चूंकि अब जो प्रोसेस पूरा हुआ है आरक्षण का, क्या कुछ बदलाव हो सकता है, किस कुछ समीकरण बनते बिगड़ते देख पा रहे हैं, किस तरह से देखेंगे सर? जो बिल्कुल ग्वालियर की बात की जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र के नगरीय निकाय हैं उसमें से 11 जो नगरीय निकाय हैं उसमें से 7 का आरक्षण हुआ है और उसमें करीब 3 जो है महापौर या वो अध्यक्ष नगर पालिका के जो हैं उसको ओबीसी के तहत रिजर्व किया गया है। इसी तरह ग्वालियर नगर निगम है जो उसमें 66 वार्ड हैं, उसमें से 66 वार्डों में से 33 महिलाओं को दिए गए हैं टिकट, और मतलब उसके साथ ही जो आरक्षण किया गया है उसके लिए महिलाओं की कैटेगरी में चाहे ओबीसी हो, SC ST हो, हर कैटेगरी में, सब कैटेगरी में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन इस वजह से जो राजनीतिक समीकरण है लोगों के गड़बड़ा गए हैं। जो पहले किसी वार्ड में किसी सामान्य महिला का वर्ग था वहाँ ओबीसी हो गया, और जो ओबीसी था वो सामान्य हो गया है। तो इस तरह से जो पहले से अभी दावेदारी लोग कर रहे थे तो वो उनका कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा, क्योंकि पहले से ही जो नगर निगम चुनाव होते हैं उसमें बहुत व्यक्तिगत रूप से लोगों को जाना पड़ता है, एक एक वार्ड में, एक एक गली मोहल्ले में घर घर की कुंडी खटखटानी पड़ती है। लेकिन जो चुनावी चौसर अभी पिछले 1 महीने से बिछाई जा रही थी, अब उससे उनकी उम्मीदों पर फर्क पड़ेगा। हालांकि इसमें भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अभी जब आरक्षण की प्रक्रिया हुई इसके तत्काल बाद जो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने कहा कि ये मनमानी का आरक्षण किया गया है और अपने लोगों को फायदा देने की कोशिश की गई है। उसमें कुछ जैसे कद्दावर जो पार्षद पद के दावेदार थे उनका यथावत रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित भी होती है कि कहीं ना कहीं जो प्रभावी लोग हैं उनके आरक्षण की प्रक्रिया में उनको संतुष्ट किया गया है और जो था वैसे का वैसा उनका पोर्टफोलियो रखा गया है। चलिए, तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे तमाम सहयोगी से हमारी बातचीत हो रही है, आरक्षण की प्रोसेस किया गया है, बहुत ज्यादा बदलाव कम से कम देखने को नहीं मिल रहा है, कमोबेश स्थितियां वही हैं। कुछ जगहों पर महापौर के संदर्भ में जरूर आरक्षण से कुछ चीजें बदली हैं, कुछ छोटे मोटे वार्ड हैं जिसका जिक्र अनुराग भी कर रहे थे कि भोपाल में की कुछ बदलाव हुआ है जिसकी वजह से कुछ पार्षदों के चेहरे पर मायूसी है, तो कुछ जगह खुशी भी देखने को मिल रही है, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं राजनीतिक तौर पर भी। बहरहाल अब देखना होगा कि आरक्षण की प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है, एक तरह से बिगुल बच चुका है पंचायत और निकाय चुनाव का, आगे और क्या कुछ खास देखने को मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें और अपडेट्स का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।